मैं वीर आज संविधान का लेक्चर 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या होता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था संविधान के मूलभूत तत्व जैसे राज्य के बारे में, राज्य के आवश्यक तत्व क्या थे उनके बारे में, शासन के अंग क्या होते हैं, शासन के अंग के तहत हमने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद हमने देखा था प्राकृतिक न्याय की अवधारणा क्या है। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आज देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को एकदम विस्तृत लेवल पर हम लोग समझेंगे। एक बार समझ लेंगे तो दोबारा भूलेंगे नहीं आप लोग। तो बने हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। पहली बात तो लोकतंत्र कहते किसे हैं। लोकतंत्र लिंकन का सबसे सरल परिभाषा है जो अक्सर सभी को पता रहता है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये लिंकन द्वारा दिया गया है, अब्राहम लिंकन द्वारा। ये हो गया लोकतंत्र की एक परिभाषा। लेकिन अब लोकतंत्र को हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ये तो है ही है, इसकी एक और परिभाषा देख लेते हैं। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। ठीक है, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लिया जाता है उस शासन व्यवस्था में। तो क्या कहा गया है कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। उसे क्या कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब दोस्तों इसी कड़ी हम लोग आगे देख लेते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र और गणतंत्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है। लेकिन जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र वंशानुगत होता है, अर्थात जो सरकार में है फिर उसका पुत्र बन जाता है, उसका उत्तराधिकारी, ऐसे ऐसे उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र, ऐसे बनता रहता है। मतलब यह है एक वंशानुगत हो जाता है गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र में यह अंतर है कि लोकतंत्र में चुनाव होता है और गणतंत्र वंशानुगत होता है। जैसा कि ब्रिटेन में है, वर्तमान समय में ब्रिटेन इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की परिभाषा होगी। देख लेते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं। मुख्यतः लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ लेते हैं कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं सभी देशों में लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सिवाय स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जब जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जब जनता द्वारा किसी सरकार में प्रत्यक्ष खुद दखल दिया जाता है तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे देख लेते हैं, जैसे कह लेते हैं कि हम इसकी विशेषता के रूप में इसको हम देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता के रूप में यहाँ देख लेते हैं पहल। जैसे जनता है, अगर जनता के खिलाफ अगर कोई सरकार आती है, अगर जनता के खिलाफ कोई रूल कोई कानून बनता है तो जनता उसके लिए पहल कर सकती है उसको न मनवाने के लिए। दूसरा जनमत संग्रह,
ये सब उदाहरण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। उदाहरण भी कर सकते हैं, इसको विशेषता भी कर सकते हैं कि ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह के तहत सरकार, न्यायालय द्वारा जनमत संग्रह कराया जा सकता है कि किसी भी चीज को लेकर, चाहे सरकार को लेकर, चाहे किसी क्षेत्र को लेकर। जैसे कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जो देसी रजवाड़े थे उनमें से जो बच गए थे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, तो जूनागढ़ को भी इसी जनमत संग्रह के तहत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, तो जनमत संग्रह भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आता है। सूचना का अधिकार फिर आता है अगला, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह जो सूचना का अधिकार है RTI, यह हमारे भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। अर्थात सरकार द्वारा किए गए कार्य, सरकार द्वारा कोई भी चीज अगर लागू की जाती है, कोई भी चीजें अप्लाई की जाती है, तो उसको जनता को, भारतीय जनता को ये अधिकार है कि वह राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का प्रयोग करके उसकी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं, और सरकार का यह दायित्व होता है कि वह उसकी जानकारी जनता को दे। तो जैसे वर्तमान में हम ले ले तो जैसे ये PM केयर फंड था, जो ये नोटबंदी, ये लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, जिसमें नेता अभिनेता सभी लोग दान किए थे। तो इसमें जब सरकार ये जो पैसा दिया गया है फंड में, सरकार उसको छुपा रही है। सरकार कह रही है कि यह हम सार्वजनिक नहीं कर सकते इस संपत्ति को। तो लेकिन यह हमारे लोग, अगर ऐसा सरकार करती तो यह हमारे लोकतंत्र का हनन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आगे देखते हैं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सरकार क्या करेगी। आगे है चौथा है अस्वीकार करने का अधिकार। अर्थात जैसे कोई भी सरकार कोई भी कानून, नियम कानून लागू करती है, अगर जनता के विपरीत है, जनता के पक्ष में नहीं, जनता की भलाई के पक्ष में नहीं है, तो जनता उसका विरोध कर सकती है, उसको अस्वीकार कर सकती है। तो न्यायालय उसमें कुछ संशोधन करेगा या फिर कुछ भी करेगा जो जनता के अनुरूप हो, जनता के अनुकूल हो, उनके सम्मान को ठेस न पहुंचे, तब जाकर के जनता स्वीकार करेगी, अर्थात उस कानून को अस्वीकार कर देगी। अभी अभी हमने बताया कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, देख लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। लगभग सभी देशों में, लगभग यह सभी देशों में, जिन देशों में लोकतंत्र है उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, लगभग सभी देशों में। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? विधायिका एवं कार्यपालिका के आधार पर, विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। अर्थात जो विधायिका होती है, जो कानूनों का निर्माण करती है उनके, और जो उन कानूनों के अनुसार जो शासन सत्ता चलाती है उनके आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, क्या है? केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर। अर्थात जो केंद्र सरकार है और राज्य है, केंद्र एवं राज्य, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उनके आधार पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था होती है, परिसंघीय शासन व्यवस्था होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक खाका अर्थात ढांचा। इसको आप लोग ऐसे सेम ऐसे ही उतार लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद मैं एक एक करके आता हूँ। पहले आऊँगा विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, इसके अंतर्गत बताऊंगा संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है। उसके बाद मैं आऊँगा केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पर। उसके बाद मैं बताऊंगा संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, परिसंघीय शासन व्यवस्था क्या है एवं एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। इन सभी चीजों को मैं एक बारी बारी से लेकर के चलूंगा। सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं अब विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर
अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था संसद का विधायिका एवं कार्यपालिका संबंध के आधार पर दो प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो पहले देख लेते हैं संसदीय शासन व्यवस्था को। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था को ऐसे समझ लीजिए कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। तो इस प्रकार से अगर हम आपको बताएंगे तो आपको समझने में आसानी ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव में जो दल बहुमत हासिल करती है वही सरकार बनाती है। तो यहाँ भी वही होता है कि विधायिका में जो दल जीत के आती है वही दल कार्यपालिका का निर्माण करता है। उसी दल के सभी नेता कार्यपालिका के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद भी उसी दल के होते हैं, प्रधानमंत्री भी उसी दल के होते हैं। ठीक है, तो ये इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका का निर्माण, किसका निर्माण? कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल, मतलब विधायिका में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनता है, वही कार्यपालिका की सरकार बनता है। सरकार कौन होता है? कार्यपालिका कौन होता है? जो सरकार चलाता है, जो कार्यपालिका में होता है वही सरकार चलाता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका के निर्माण विधायिका में प्राप्त बहुमत दल द्वारा बनाया जाता है, उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? यहाँ पर दो प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, जो ब्रिटेन के, जिसे कहा गया कि यह एक कठपुतली मात्र है, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। यह औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष है। जबकि अनौपचारिक राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है भारत के जो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री करता है, इसलिए वह अनौपचारिक हो जाता है। और चूंकि राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते तो ये एक औपचारिक मात्र रह जाते हैं, जबकि सारी शक्तियां उन्हीं के हाथों में होती है, राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन वो एक औपचारिक मात्र ही बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अनौपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, इसकी विशेषता का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था सामान्यतः उत्तरदायी सरकार की शासन व्यवस्था होती है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? सामान्यतः उत्तरदायी सरकार की शासन व्यवस्था मानी जाती है, होती है। यह उत्तरदायी सरकार दो प्रकार की होती है। पहली बात तो उत्तरदायी सरकार क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ये लोकतंत्र की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जनता के प्रति जवाबदेही होती है इनकी। अगर गलत होता है तो भी जवाबदेही होती है, सही होता है तो भी जवाबदेही होती है। ये जनता के प्रत्येक पहलू को देखते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं के अनुरूप उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही कानून का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आगे समझ लेते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था को समानता उत्तरदायी सरकार की शासन व्यवस्था कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब यह जो उत्तरदायी सरकार है यह भी दो प्रकार की होती है। किस प्रकार से होती है? दो प्रकार की, इसको समझ लेते हैं। जब हम ये जो उत्तरदायी सरकार दो प्रकार की होती है उसको समझेंगे तो आप ठीक तरह से समझ जाएंगे कि उत्तरदायी सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ये एक बात और ये जान लीजिए कि ये जो हम लिख के पहले लिख दे रहे हैं उसके बाद समझा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि समय की बचत हो रही है, और समय की बचत तो हो ही रही है और यहाँ पर कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है। जैसे कि वैसे होता तो हो सकता था कि मैं कुछ भूल जाता, लेकिन ऐसे में इसकी कोई चांसेस नहीं है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉफिट है कि समय की बचत हो रही है, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं उत्तरदायी सरकार दो प्रकार की थी, उन दोनों प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है,
हमने अभी आपको बताया कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है एक उसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। तो उत्तरदायी सरकार दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने बताया, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह होता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से जितने मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री शामिल होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, इसका तात्पर्य मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति के। जैसे कि अनुच्छेद 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को उसकी जानकारी दे। तो यह भी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर एक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो रहा है कि उसका यह उत्तरदायी है कि जो कुछ भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगे, प्रधानमंत्री उसको दे। इसी प्रकार मंत्री परिषद के सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हम बता रहे थे संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। दो विशेषता हो गई। पहली तो वही कि यहाँ पर दो प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। दूसरा कि यह संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा में है कि संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थायित्व का गुण, किसका? अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्योंकि अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, क्यों अस्थायित्व का गुण पाया जाता है उसको देख लेते हैं। क्योंकि इस शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष निश्चित होता है, लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है उसको समझिए। क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें सामान्यतः जो सरकार का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, परंतु इन 5 वर्ष के पहले भी सरकार को हटाया जा सकता है, सरकार को विघटित किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। इसलिए इसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसका विशेषता, चौथी विशेषता क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में संकट काल के समय में, किस समय में? संकट काल के समय, जैसे आपातकालीन समय हो गया। जैसे इस समय एक उलझन बना हुआ है भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के लद्दाख में। तो संसदीय शासन व्यवस्था में संकट काल के समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब हो सकता है। क्या हो सकता है? विलंब। क्यों विलंब होता है? क्योंकि ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो मंत्री परिषद के सलाह से लिया जाता है। जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनकी सलाह से लिया जाता है। इसलिए जैसे संकट काल का कोई समय आ गया तो मंत्री परिषद की बैठक बुलानी पड़ती है, फिर मंत्री परिषद की सलाह लेने के बाद जो निर्णय होता है उसको लिया जाता है। ठीक है, जो उचित निर्णय होता है वह निर्णय लिया जाता है। लेकिन दिक्कत है कि जब संकट काल का समय आ जाएगा तो ऐसा करने में तो विलंब तो होगा ही होगा। तो वही कहा जा रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में संकट काल के समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब होने की संभावना अधिक रहती है। महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि अभी आपातकाल की स्थिति हो गई, तो आपातकाल की स्थिति से पहले से अभी चीन युद्ध, अगर आपातकाल भी लगाना होता है तब भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलानी होती है। और अगर कोई भी भारत में अगर कोई भी निर्णय लेनी होती है तो उसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उसके बिना कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता मंत्रिपरिषद के बिना। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विलंब होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि यहाँ निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह से, किसके? मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है। और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने में तथा उसमें निर्णय लेने में क्या हो जाता है? विलंब हो जाता है। ठीक है, अब आइए और आगे देख लेते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था की जो 5वीं विशेषता क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में दलों की संख्या, किसकी? दलों की संख्या अधिक होने से कभी कभी सरकार द्वारा राष्ट्रहित को नजरअंदाज कर दिया जाता तथा दलीय हित को प्राथमिकता
दे देता है। जैसे कि दलीय हित क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका मतलब आप बहुमत से ही समझ लीजिए। जैसे दो दल चुनाव लड़ते हैं, जिसका बहुमत आता है उसी की सरकार बनती है। तो ऐसे ही जैसे जिसकी जो दलीय जैसे बहुत ज़्यादा दल हैं, अगर उन दलों की संख्या अधिक है तो कभी कभी सरकार राष्ट्रहित को ध्यान में नहीं देती, और जिस दल की संख्या अधिक है उसी को मान्यता प्रदान कर दिया जाता है। यही बात इसमें कहा गया है। और इसकी छठी व्यवस्था क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में दलों की संख्या अधिक होने से, जब दल की संख्या अधिक होती है तो यहाँ त्रिशंकु सरकार जिसे क्या कहा जाता है, हंग सरकार भी कहा जाता है। त्रिशंकु सरकार के गठन की संभावना बढ़ जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है, त्रिशंकु सरकार की गठन की संभावना बढ़ जाती है, इसका परिणाम भ्रष्टाचार, लाल पिताशाही। त्रिशंकु सरकार का अर्थ होता है कि उसमें कुछ तानाशाही के गुण आ जाते हैं। जब भी तानाशाही के गुण आएंगे तो आपको पता है भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लाल पिताशाही बढ़ेगा। लाल पिताशाही का अर्थ होता है कि लाल पिताशाही का अर्थ भी त्रिशंकु सरकार से ही है। जैसे कि तानाशाही, कुछ तानाशाही दिखाना, कुछ तानाशाही को शो करना, वही लाल पिताशाही है। तो आज हम लोगों ने देख लिया विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, और कल हम लोग देखेंगे केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हमने डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा दिया है, और बाकी उसमें एक पार्ट को मैंने समझा दिया विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। अब एक पार्ट रह जाता है केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पर, और केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 3। संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इन तीनों को हम कल की वीडियो में, इसके पार्ट 2 वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए हमें। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो